उत्तराखंड चुनाव के लिए आपने जारी की प्रत्याशियों की दूसरी सूची में 18 प्रत्याशियों के नाम। रायपुर से प्रत्याशी बनाए गए नवीन प्रशाली। करोड़ों की छात्रवृत्ति के गबन मामले में तत्कालीन सहायक समाज कल्याण अधिकारी गिरफ्तार। एसआईटी ने एएसडब्ल्यूओ दिनेश चंद को किया अरेस्ट। श्रीराम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को दी गई थी छात्रवृत्ति। मकर संक्रांति पर गंगा स्नान पर लगी रोक। बढ़ते कोरोना केस को लेकर हरिद्वार प्रशासन का आदेश। श्रद्धालुओं के हरिद्वार आने पर भी लगी रोक। पिथौरागढ़ धारचूला में बीते दिन हुई भारी बर्फबारी में फंसे 16 लोगों का हुआ रेस्क्यू। एसडीआरएफ टीम ने सकुशल किया रेस्क्यू। वंदे मातरम, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। खबर उत्तराखंड की शुरुआत करेंगे। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए हरिद्वार प्रशासन ने 14 जनवरी को मकर संक्रांति पर होने वाले गंगा स्नान पर रोक लगा दी है। हरिद्वार के डीएम विनय शंकर पांडे ने इसके लिए आदेश भी जारी कर दिए हैं और इसके साथ ही हर की पौड़ी के इलाके में एंट्री को भी बैन कर दिया गया है। 14 जनवरी को रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक हरिद्वार में नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। हरिद्वार के डीएम विनय शंकर पांडे की तरफ से जारी किए गए आदेश में लिखा गया है कि हर साल की तरह इस साल भी 14 जनवरी को मकर संक्रांति का त्योहार है, लेकिन कोविड-19 संक्रमण की तीसरी लहर और नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान पर रोक लगाई जा रही है। कोरोना के मरीजों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। गंगा स्नान पर रोक के अलावा इस दौरान दूसरे राज्यों और जिलों से श्रद्धालुओं के हरिद्वार आने पर भी रोक रहेगी। किसी भी स्थिति में उन्हें हरिद्वार आने की अनुमति नहीं दी जाएगी और इसके अलावा यह भी निर्देश दिया गया है कि कोविड-19 से संक्रमण से बचाव और जागरूकता के संबंध में पहले की तरह प्रचार प्रसार किया जाएगा। तो डीआईजी और एसएसपी हरिद्वार द्वारा डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि सभी एसओपी का पालन करें, पूरी तरीके से कोरोना गाइडलाइन का पालन करें। तो मकर संक्रांति पर इस बार गंगा स्नान पर रोक रहेगी। हालांकि श्रद्धालु जो जाएंगे उनको गंगा स्नान की अनुमति नहीं होगी। एसओपी जो जारी की गई है प्रशासन की तरफ से, उसका पूरी तरीके से पालन करना होगा। आगामी मकर संक्रांति के स्नान पर्व पर हरिद्वार आने वाले सभी यात्रियों से मेरा अनुरोध है कि कोविड के नए वेरिएंट के बढ़ते हुए संक्रमण के दृष्टिगत हर की पैड़ी और उसके आसपास के समस्त घाटों पर स्नान पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। अतः ऐसे सभी यात्री जो कि हरिद्वार आना चाह रहे हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि मकर संक्रांति के अवसर पर हरिद्वार न आएं, अन्यथा उन्हें भारी असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। कोविड के बढ़ते हुए संक्रमण को रोकने के लिए आपके सहयोग की अपेक्षा है। धन्यवाद। और विधानसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। 2 विधानसभा क्षेत्रों वाले जनपद रुद्रप्रयाग को 5 जोन और 50 सेक्टरों में बांटा गया है। जिले में कुल 1,92,724 मतदाता इस बार अपने मत का प्रयोग करेंगे। वहीं इस बार जिले में निर्णायक भूमिका में महिलाएं रहेंगी। जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज गोयल ने बताया है कि दोनों विधानसभा सीटों के लिए तैयारी की जा रही है, जिसमें से केदारनाथ सीट को 2 जोन और 86 सेक्टरों में बांट दिया गया है। केदारनाथ सीट पर कुल मिलाकर 89,473 मतदाता हैं, जबकि रुद्रप्रयाग सीट को 3 जोन और 94 सेक्टर में बांटा गया है। रुद्रप्रयाग सीट पर 1,03,251 मतदाता अपने मतों का प्रयोग करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, 8 जनवरी से उत्तराखंड में जो आगामी 2022 विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उनके लिए आचार संहिता अनाउंसमेंट हो चुका है और इलेक्शन का शेड्यूल आ गया है। इस क्रम में सभी नोडल अधिकारियों की तैनाती पूर्व में की जा चुकी है, सेक्टर ऑफिसर्स की तैनाती पूर्व में की जा चुकी है, जो अपने क्षेत्र का भ्रमण भी कर चुके हैं और इलेक्शन का पूरा फिक्स्ड शेड्यूल होता है। उसके अनुसार जो 24 घंटे, 48 घंटे और 72 घंटे की एमसीसी गाइडलाइंस को पालन करने की एक आवश्यकता है, उसके अनुसार सबने कार्रवाई कर ली है। वो कार्रवाई गतिमान है अभी 72 घंटे की अवधि में। और इसके अलावा जो ट्रेनिंग वगैरह का शेड्यूल है, जो पीठासीन अधिकारियों की, पोलिंग ऑफिसर्स की जो ट्रेनिंग अभी होनी है, उस सब का शेड्यूल भी तैयार किया जा रहा है। ट्रेनिंग की तैयारियां की जा रही हैं। तो ये सारी कार्रवाई इलेक्शन के कैलेंडर के अनुसार कर ली जाएगी।
और खबर देहरादून से है। आपने जारी की प्रत्याशियों की दूसरी सूची। उत्तराखंड चुनाव के लिए प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी की गई है आम आदमी पार्टी की तरफ से। दूसरी सूची में 18 प्रत्याशियों के नाम जारी किए गए हैं, जिसमें से रायपुर से प्रत्याशी बनाए गए हैं नवीन पिरशाली। तो आम आदमी पार्टी की तरफ से अब दूसरी सूची भी जारी कर दी गई है, जिसमें जो नाम शामिल हैं वो आप देखिए। हम आपको बता दें कि नवीन पिरशाली को रायपुर से प्रत्याशी बनाया गया है। देहरादून से रविंद्र आनंद होंगे और डोईवाला से राजू मौर्य, ज्वालापुर से ममता सिंह और श्रीनगर से होंगे गजेंद्र चौहान। कोटद्वार से अरविंद वर्मा, चंद्र प्रकाश उपाध्याय, द्वाराहाट से तारादत्त पांडे को भी प्रत्याशी बनाया गया है। सागर पांडे भीमताल से डॉक्टर भुवन को भी प्रत्याशी घोषित किया गया है। हालांकि ये जो नाम है वो दूसरी लिस्ट में सामने आए हैं। पहली लिस्ट आम आदमी पार्टी जारी कर चुकी है, अब दूसरी लिस्ट भी आम आदमी पार्टी की तरफ से जारी की गई है। लेकिन खास है कि रायपुर से प्रत्याशी बनाए गए हैं नवीन पिरशाली। तो गुड्डू लाल को थराली से प्रत्याशी बनाया गया है। सुमन तिवारी को केदारनाथ से, अमेंद्र बिस्ट को धनौल्टी से, नवीन पिरशाली रायपुर से, जैसे कि हम आपको बता भी रहे हैं। रविंद्र आनंद को देहरादून कैंट से टिकट दिया गया है। त्रिलोक सिंह नेगी टिहरी से प्रत्याशी बनाए गए हैं। राजू मौर्य डोईवाला से प्रत्याशी हैं। ममता सिंह ज्वालापुर से और मनोरमा त्यागी खानपुर से इनको टिकट दिया गया है। हालांकि दूसरी लिस्ट में इनके नाम शामिल हैं। गजेंद्र चौहान श्रीनगर से प्रत्याशी बनाए गए हैं। अरविंद वर्मा कोटद्वार से, नारायण सुराड़ी को धारचूला से प्रत्याशी घोषित किया गया है। प्रकाश चंद्र उपाध्याय को द्वाराहाट से प्रत्याशी बनाया गया है। तारादत्त पांडे को जागेश्वर से टिकट दिया गया है। सागर पांडे को भीमताल से टिकट दिया गया है। डॉक्टर भुवन आर्य नैनीताल से प्रत्याशी बनाए गए हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से। जरनैल सिंह काली गदरपुर से प्रत्याशी बनाए गए हैं। आगे बढ़ेंगे। आम आदमी पार्टी प्रवक्ता नवीन पिरशाली ने प्रेस वार्ता कर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के उत्तराखंड दौरे की जानकारी दी। मनीष सिसोदिया डोर टू डोर कैंपेन के लिए उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं। 12 और 13 जनवरी को मनीष सिसोदिया उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे। तो अब क्योंकि रैली की मनाही है तो डोर टू डोर कैंपेन चलाया जाएगा हर एक पार्टी की तरफ से। आम आदमी पार्टी की तरफ से अब डोर टू डोर कैंपेन शुरू होगा। मनीष सिसोदिया पहुंचेंगे उत्तराखंड। हमारे माननीय जो शीर्ष नेता हैं माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने डोर टू डोर कैंपेन को जोर देने के लिए कहा, जिसको धार देने के लिए हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी 2 दिवसीय दौरे पर 12 और 13 तारीख को उत्तराखंड में आ रहे हैं, जहां पर वो टिहरी और उधम सिंह नगर में डोर टू डोर कैंपेन करेंगे और कुछ जगहों पर पत्रकार वार्ता में शामिल रहेंगे। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के कैबिनेट मंत्री गोपाल राय ने काशीपुर में प्रेस वार्ता की, जहां उन्होंने जानकारी दी कि आम आदमी पार्टी अपना 2 स्तरीय मैनिफेस्टो बना रही है। हर विधानसभा का अलग मैनिफेस्टो होगा और प्रदेश का अलग होगा। तो आम आदमी पार्टी की तरफ से मैनिफेस्टो को लेकर जानकारी दी गई और ये कहा गया है कि विधानसभा का एक अलग मैनिफेस्टो बनाया जाएगा पार्टी की तरफ से और प्रदेश का और अलग मैनिफेस्टो होगा। यानी कि घोषणाएं अलग अलग जरूरत के हिसाब से की जाएंगी, स्थानीय मुद्दों के हिसाब से की जाएंगी। हालांकि आम आदमी पार्टी की तरफ से पहले ही सुझाव भी लोगों से लिए गए थे। न सिर्फ काशीपुर में बल्कि पूरे उत्तराखंड के अंदर एक परिवर्तन की लहर दिख रही है, एक अंडर करंट दिख रहा है। कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को उत्तराखंड के लोगों ने 21 साल मौका दिया। 10 साल कांग्रेस पार्टी की सरकार रही उत्तराखंड के अंदर, 11 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। लेकिन उत्तराखंड राज्य निर्माण के जो सपने थे, आंदोलनकारियों की कुर्बानी के दम पर जो राज्य बना, उत्तराखंड के लोगों की जो दिक्कतें थी वो जस की तस रही। आज भी उत्तराखंड के अंदर तमाम दूर दराज के गांव में अगर आज कोई बीमार पड़ जाता है, उसके लिए समुचित इलाज का इंतजाम नहीं हो पाया। सरकारी स्कूल वैसे ही जर्जर पड़े हैं जैसे उत्तराखंड राज्य बनने के पहले पड़े हुए थे। नौजवानों के बेरोजगारी का सवाल वैसे ही मुंह बाए खड़ा है जैसे पहले पड़ा था। लेकिन उत्तराखंड के लोगों के पास विकल्प नहीं था। मजबूरी में लोग कभी भाजपा की सरकार बनाते रहे, कभी कांग्रेस की सरकार बनाते रहे, फिर अगर नाराज हुए तो फिर भाजपा को लाए, फिर कांग्रेस को लाए। यही खेल उत्तराखंड में चलता रहा।
उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। पूर्व आईएएस अधिकारी सुरेश कुमार भंडारी ने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है। कर्नल अजय कोठियाल ने सुरेश कुमार भंडारी को आम आदमी पार्टी की सदस्यता दिलाई है। तो रिटायर्ड कर्नल अजय कोठियाल ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता नए सदस्य को दिलाई है और ये तस्वीरें उस दौरान की है जब भंडारी आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। सुरेश कुमार भंडारी आम आदमी पार्टी का जिन्होंने आज दामन थामा। पार्टी की ताकत आगे बहुत अच्छी बढ़ी है और मिलकर के हमने उत्तराखंड का निर्माण करना है। बिल्कुल सर, ऐसे करते हुए हॉर्टिकल्चर हो, कनेक्टिंग रोड्स हो, स्मॉल स्केल हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट्स हो, लोगों को बेसिकली जो आमदनी है उनकी बढ़ाए। और उत्तराखंड की जनता के साथ संजय सिंह ने नव परिवर्तन संवाद किया। इस दौरान संजय सिंह ने युवाओं के सवालों के जवाब भी दिए और इस दौरान उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर हमला भी बोला है। तो नव परिवर्तन सभा का आयोजन हालांकि अब वर्चुअल तरीके से किया जा रहा है और इसी कड़ी में संजय सिंह ने युवाओं से संवाद किया। युवाओं के तमाम सवाल रहे, जिन सवालों का जवाब संजय सिंह ने दिया। से कहना चाहता हूं, जाके उत्तराखंड के घर घर में बताइए कि आम आदमी पार्टी ही फ्री बिजली दे सकती है, फ्री शिक्षा दे सकती है, फ्री इलाज दे सकती है। और हम सिर्फ कहते नहीं हैं, करके दिखाते हैं। वादे से ज्यादा काम करके अगर हिंदुस्तान में किसी पार्टी ने करके दिखाया है तो वो दिल्ली की आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी ने करके दिखाया है। और इसी दौरान अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौट रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया। तुम में भी मैं हूं शुद्ध प्लस पान मसाला। हरियाणा के पैर घोड़े से तेज दौड़ते हैं। ओलंपिक्स तक जाए है ये पैर, अखाड़े में जम जाए तो ना रहे किसी की खैर। रुक जाए तो यो हरियाणा नास है, पर अब ये रुकेंगे तो ही जीतेंगे। कैसे? देखिए, ये पैर आपको बिना वजह दोस्तों से मिलने से, पड़ोसियों से गपशप करने से, शादियों और सोशल फंक्शंस में जाने से रोकेंगे। यही पैर कोरोना की चेन को भी तोड़ेंगे। तो हरियाणा, डाल दो अपने पैरों में समझदारी की बेड़ियां और बन जाओ देश की सावधानी की राजधानी। अधिक जानकारी के लिए 8558893911 और 1075 पर संपर्क करें।
ये तो अपने आप में एक इंस्ट्रूमेंट है। तोड़ दिया। Very unusual. India's got talent. देखिए इंडियाज गॉट टैलेंट 15 जनवरी से शनिवार रविवार रात 8 बजे अब सोनी पर। IGT सिर्फ 3 चीजों पे चलता है। किरण जी प्रेडिक्टेबल। किरण जी एक और दूसरी 2 बताइए। किरण जी के अलावा किरण जी के अलावा किरण जी लव यू। दिस इज ब्रिलियंट। टैलेंट। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ेंगे। भाजपा ने प्रत्याशियों पर मंथन शुरू कर दिया है। पश्चिम बंगाल से सांसद और उत्तराखंड चुनाव सह प्रभारी लॉकेट चटर्जी अल्मोड़ा पहुंची और कल वो अल्मोड़ा, जागेश्वर और सोमेश्वर विधानसभा और 13-14 जनवरी को रानीखेत, सल्ट और द्वाराहाट विधानसभा में जिला पदाधिकारियों और प्रमुख कार्यकर्ताओं से बातचीत कर उनका मन टटोलेंगी। मीडिया से बातचीत में चटर्जी ने कहा कि हल्द्वानी में हुई पीएम की रैली के बाद जिस तरह का माहौल बना है उससे साफ हो गया है कि प्रदेश में जनता फिर से बीजेपी की सरकार चाहती है। वहीं टिकट की घोषणा के सवाल पर उन्होंने कहा कि 1 हफ्ते के भीतर टिकट वितरण पर पत्ते खोल दिए जाएंगे। उत्तराखंड में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा है कि पार्टी केंद्रीय चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप अपनी नई चुनावी रणनीति बनाएगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी 21 जनवरी से पहले अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर देगी। मदन कौशिक ने कहा कि प्रत्याशियों की घोषणा एक चरण में होगी या फिर अलग अलग चरणों में, ये पार्टी का केंद्रीय संसदीय बोर्ड तय करेगा। उनके मुताबिक पार्टी विधानसभा चुनाव पहले से तैयारी में थी, लेकिन 6 महीने पहले जो रोड मैप तैयार किया गया था उस पर पार्टी लगातार आगे बढ़ रही है। ये सब चीजें देखिए, हम लोग बैठेंगे, एक प्रक्रिया का हिस्सा होता है। हम लोग हमारी राय को लेकर केंद्रीय नेतृत्व के साथ बैठेंगे, फिर केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड के आधार पर निर्णय होगा। निर्णय राज्य नेतृत्व केवल अपना मशवरा देगा, उसमें भी हम यहाँ की जो हमारी चुनाव समिति की बैठक है वह भी हम करने वाले हैं। संभवतः 15 तारीख को हो सकती है हमारी चुनाव समिति की बैठक, वो भी हम लोग करेंगे। चुनाव समिति की बैठक के बाद हम लोग केंद्रीय नेतृत्व और केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड में भी जाएंगे। वहाँ से जो अंतिम निर्णय होगा उसके आधार पर हम चुनाव में उन्हीं चेहरों पर जाएंगे। और उत्तराखंड में बीजेपी हर विधानसभा क्षेत्र में एक IT एक्सपर्ट को नियुक्त करेगी। साथ ही इंटरैक्टिव वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर एक साथ कम से कम 500 लोगों से जुड़ सकते हैं। निर्वाचन क्षेत्र के सभी लोगों को मोबाइल पर लिंक भेजा जाएगा। भाजपा का ये जो फैसला है वो चुनाव आयोग की ओर से 15 जनवरी तक रोड शो और रैलियों के आयोजन पर रोक लगाने के बाद आया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने बताया है कि पार्टी बूथ और राज्य स्तर पर सभी महत्वपूर्ण बैठकें करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। पार्टी ने पूरी योजना बना ली है। इंटरैक्टिव वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर कम से कम 500 लोगों से जुड़ा जा सकता है। बैठकों और कार्यक्रमों के लिए देहरादून में एक स्टूडियो खोला जाएगा जो कि 1-2 दिन में बनकर तैयार हो जाएगा। स्टूडियो में 2 लोगों के बैठने के लिए मंच होगा। निर्वाचन क्षेत्र के सभी लोगों को उनके मोबाइल फोन पर एक लिंक भेजा जाएगा और जिसके जरिए लोग जुड़ सकते हैं। हमने परसों से चुनाव आयोग के तुरंत बाद निर्देश के हमारी जो सोशल मीडिया की टीम है, IT की टीम, उसने उत्साह के साथ अपना मोर्चा संभाल लिया है। हमने यहीं पर अपने कार्यालय में 2 बड़े रूम जहां वर्चुअल हम बात करेंगे, आज शाम तक या कल तक वो तैयार भी हो जाएंगे और हम यहीं से जैसे जैसे दिशा निर्देश चुनाव आयोग के होंगे ऐसे ऐसे काम करेंगे। हम चुनाव आयोग की गाइडलाइन से बाहर जाकर कोई ऐसा काम नहीं करेंगे। हमने सभी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए हैं चुनाव आयोग की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग और सोशल मीडिया का उपयोग करते हुए आप उसी प्रकार से चुनाव में काम करेंगे जैसे चुनाव की गाइडलाइन होगी। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर 8 जनवरी से प्रदेश में आचार संहिता लागू है। आचार संहिता लागू होने के बाद सभी राजनीतिक पार्टियों को चुनाव आयोग की ओर से निर्धारित आचार संहिता के नियमों का पालन करना जरूरी होता है। हालांकि बागेश्वर से बीजेपी विधायक चंदन रामदास पर आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री बालकृष्ण ने विधायक चंदन रामदास पर आचार संहिता का उल्लंघन करने और कोविड के नियमों की अनदेखी करने का आरोप लगाया है।
है। जिला निर्वाचन अधिकारी से शिकायत कर मामले की जांच अब की जा रही है। मामले की जांच की मांग की जा रही है और कार्रवाई की मांग भी की जा रही है। वहीं विधायक ने आरोपों को निराधार भी बताया है और वहीं एसडीएम हरगिरी ने जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने की बात कही है। और हम टैबलेट कैसे बांट रहे हैं? टैबलेट माने वो दवाई टैबलेट रहते हैं या कंप्यूटर वाले टैबलेट। देखिए, आचार संहिता लग चुकी है कल 3 बजे से, लेकिन विधायक चंद्रानंद दास जी धन का दुरुपयोग करके लोगों को लुभाने का काम कर रहे हैं। सरेआम हारमोनियम, तबला, किट बांटा जा रहा है और कोविड के कोई नियमों का पालन नहीं हो रहा है। मेरे को आना गांव से शिकायत आई, वहाँ से वीडियो भी आई है कि चंद्रानंद दास जी यहाँ हारमोनियम बांट रहे हैं और किट बांट रहे हैं, लोगों को लुभाने का काम कर रहे हैं, अपने चेतों को जो है इस तरीके से लुभाने का काम कर रहे हैं। एक तो उन्होंने मुझे भूतपूर्व विधायक कहा है, मैं इस पर आपत्ति करता हूं। मैं वर्तमान में विधायक हूं और उत्तराखंड की विधानसभा का गठन 23 मार्च तक होना है, तो 23 मार्च तक हम विधिवत विधायक हैं। तो एक तो इस बात की मैं बहुत बड़ी निंदा करता हूं। दूसरा, उन्होंने जो शिकायत कर रखी है वो 9/1/2021 की कर रखी है। मैं 1 साल पहले आना अगर गया भी होऊंगा तब आचार संहिता लागू नहीं थी और उनको शिकायत करना ही नहीं आता है। चित्र पहले वो शिकायत करना सीखें, पुष्टि करें। और मैं एक जनप्रतिनिधि जिम्मेदार होने के नाते मैं कभी भी आचार संहिता का उल्लंघन नहीं कर सकता हूं, न करूंगा। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव भी कोविड संक्रमण की चपेट में आ गए हैं। यादव ने आज अपने सोशल मीडिया पेज के जरिए ये जानकारी दी है। ट्वीट उनकी तरफ से किया गया है। उन्होंने ट्वीट करके बताया है कि बीती रात मैंने अपना कोविड टेस्ट करवाया जो पॉजिटिव आया है। मुझे बेहद हल्के लक्षण हैं और कोई अन्य परेशानी नहीं है। फिर भी मेरे संपर्क में आए सभी लोगों से निवेदन है कि सभी स्वयं को आइसोलेट कर लें, अपना कोविड टेस्ट जरूर करवाएं। तो देवेंद्र यादव की तरफ से यह ट्वीट किया गया है जो इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं। अपील की है उन्होंने सभी से कि जो लोग उनके संपर्क में आए हैं कृपया करके आइसोलेट हो जाएं और साथ ही अपना टेस्ट जरूर करवाएं। आगे बढ़ेंगे। गदरपुर तहसील परिसर में रिटर्निंग ऑफिसर उदय प्रताप सिंह ने कर्मचारी और अधिकारियों की बैठक ली और चुनाव कार्य में लगे कर्मचारी और अधिकारियों को बूस्टर डोज लगवाई। इस दौरान उदय प्रताप सिंह ने कहा कि गदरपुर विधानसभा क्षेत्र में 13 जोन बनाए गए हैं। कोई भी मतदाताओं को गलत तरीके से प्रलोभन ना दे पाए, इसके लिए विशेष टास्क फोर्स बनाया गया है। तो अब देखिए, चुनाव नजदीक है, आचार संहिता भी लागू हो चुकी है और ऐसे में आचार संहिता का उल्लंघन ना हो जाए इस पर निगरानी रखी जा रही है। इसी को लेकर यहां बैठक भी ली गई और बैठक में कर्मचारी और अधिकारियों को साफ तौर पर निर्देशित किया गया। चुनावी तैयारियों पर रिटर्निंग ऑफिसर जिन्होंने बैठक ली, हालांकि बूस्टर डोज भी अब फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगाई जा रही है। शुरुआत पहले से ही हो चुकी है, लेकिन फिलहाल चुनाव से पहले सभी तैयारियां पुख्ता हो, इसका विशेष ख्याल रखा जा रहा है। 65 विधानसभा गदरपुर के अंतर्गत 163 जो है हमारे बूथ हैं, जिसमें हमारे 2 जोनल अधिकारी हैं इसमें नामित किए गए और 13 जो है हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं, जिसके माध्यम से हम लोग जो है पूरा निरीक्षण पर्यवेक्षण करेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग अभी तक जो है 80+ की सूची हम लोगों ने कंप्लीट तैयार कर ली है, जो जिला निर्वाचन अधिकारी को भी हमारे द्वारा प्रेषित कर दिया गया है। दिव्यांग की भी सूची प्रेषित की गई है। इसी प्रकार हम लोग अभी FST जो उड़न दस्ता है उसका भी हम लोगों ने गठन कर लिया है। गठन करने के बाद टीमें हम लोगों ने क्षेत्र में उसको भेज दिया है और हमारी वीडियोग्राफी की 3 टीम आ गई है और वो 3 टीम जो है अपना कार्य करना प्रारंभ कर दी है। और खबर देहरादून से आ रही है। आपको बताएं कि करोड़ों की छात्रवृत्ति की गबन का पूरा मामला है। तत्कालीन सहायक समाज कल्याण अधिकारी गिरफ्तार किए गए हैं। SIT ने ASWO दिनेश चंद्र को गिरफ्तार किया है। श्री राम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को दी गई थी छात्रवृत्ति। 1,45,00,000 से ज्यादा की छात्रवृत्ति दी गई थी। SIT ने जांच में किए हैं बड़े खुलासे। बिना जांच और सत्यापन के फर्जी तरीके से बांटी गई थी छात्रवृत्ति। पूरे मामले का खुलासा हुआ है।
आपको बता दें कि मामले में तत्कालीन जिला समाज कल्याण अधिकारी राम अवतार पहले ही अरेस्ट किए जा चुके हैं। एक और गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हुई है। दिनेश चंद्र को भी गिरफ्तार किया गया है। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में पार्क प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां की ढेला नदी में हाथी के एक बच्चे का शव कई दिन से पड़ा है। कॉर्बेट पार्क प्रशासन ने अभी तक शव को नहीं हटाया है। परेशान करने वाली बात यह है कि इस नदी के पानी को इसके नीचे की ओर रहने वाले गांव के लोग पीते हैं, इस्तेमाल करते हैं। विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के ढेला रेंज के अंतर्गत ढेला नदी में एक हाथी के बच्चे का शव नदी में पड़ा हुआ है और इसका वीडियो रामनगर के सावलदे में रहने वाले एक व्यक्ति श्याम ने बनाया है। इस पूरे मामले में कॉर्बेट पार्क के निदेशक राहुल कुमार ने कहा है कि ये जो हाथी के बच्चे का शव है शायद बाघ के हमले में इसकी मौत हुई हो और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आगे की जांच अब की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। ये देखिए कॉर्बेट का 10-15 दिन से उसमें नदी में पड़ा हुआ है और जो है इसका पानी के अंदर सड़ रहा है, गल रहा है। तो कॉर्बेट वाले रोज डेली आ रहे हैं। जो बॉडी है वो शायद किसी टाइगर ने उसको मारा है। हाथी का छोटा बच्चा है तो उसकी जांच की जा रही है। हो सकता है जो भी उसमें तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की। सोमेश्वर के एक गांव में नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है और पच्चीसी कफाड़ी गांव से एक युवक को गिरफ्तार कर पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। थानाध्यक्ष अजेंद्र प्रसाद ने जानकारी देते हुए बताया है कि पीड़िता की मां की तहरीर के आधार पर गांव के ही एक युवक के खिलाफ छेड़खानी और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस पीड़िता का मेडिकल कराकर आगे की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। हरिद्वार में सिडकुल थाना क्षेत्र के रोशनाबाद गांव में गाड़ी पार्क करने को लेकर दो अलग अलग समुदाय के लोग आपस में भिड़ गए। मामला इतना ज्यादा गर्मा गया कि एक पक्ष ने फायरिंग तक कर दी, जिसके बाद मामला और बढ़ गया। नौबत लाठी डंडे चलने तक पहुंच गई। आपको बता दें कि शोक सभा में आए लोगों की गाड़ी पार्किंग को लेकर मामूली कहासुनी हुई थी और कहासुनी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि बात फायरिंग तक पहुंच गई। कई लोग इसमें घायल भी हुए हैं। सभी को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। यहाँ पे मारपीट की सूचना आई थी। मौके पे तत्काल फोर्स भी आई और आसपास से पीएससी भी और आसपास के थानों की फोर्स को यहाँ पे बुला लिया गया था। अभी माहौल शांत है और तहरीर आते ही इसमें मुकदमा भी लिख के आगे की कार्रवाई करेंगे। बाकी लोगों को जो भी घायल थे उनको हॉस्पिटल एडमिट करा दिया गया। और इसी के साथ ही खबर उत्तराखंड में बस इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद। आपके दो हाथ जादूगर नहीं है, फिर भी जादू दिखा सकते हैं। कभी आशीर्वाद बन जाते हैं तो कभी माफी, कभी प्यार बन जाते हैं तो कभी तकरार, कभी हौसला बन जाते हैं तो कभी ताकत, और समझदार बन जाएं तो पर्सनल बॉडीगार्ड भी बन जाते हैं। कैसे? देखिए, दो हाथों की मदद से आप साबुन के झागों से वायरस की धुलाई भी कर सकते हैं। नाक मुंह ढकने के लिए मास्क पहन सकते हैं। खिसक जाए तो ऊपर भी चढ़ा सकते हैं। इन्हीं हाथों से तो 2 गज की दूरी नापकर आप सुरक्षित भी रह सकते हैं। तो हरियाणा, दिखा दो अपने हाथों का जादू और बन जाओ देश की सावधानी की राजधानी।